हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई थिंक बहुत अच्छे होंगे। आज से अपन स्टार्ट कर रहे हैं ज्योग्राफी के पीवाईक्यूज और ये स्टार्ट करेंगे 2013 से लेकर 2024 तक के। ठीक है, क्लियर। अभी बढ़ते हैं आगे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2013 का फर्स्ट पेपर जो है वो सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? भौगोलिक लक्षण है और प्रदेश है। एबिसिनी पठार अरब में? नहीं भाई। एटलस पर्वत ये उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका में? हाँ भाई, ये अफ्रीका के अंदर है एटलस पर्वत। गुएना उच्च भूमि ये दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका में? नहीं भाई। आकावांगो द्रोणी ये पेटागोनिया में? नहीं। क्लियर। तो इसमें आंसर क्या आया अपना? एटलस पर्वत। बाकी सारे भी देख लेते हैं कहाँ कहाँ है। एटलस पर्वत उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका। एबिसिनी पठार है भाई इथोपिया में, याद रखना इथोपिया में है एबिसिनी पठार। नेक्स्ट है एटलस पर्वत, तो वही बता ही दिया, उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका के अंदर। आकावांगो द्रोणी, आकावांगी द्रोणी कहाँ है? दक्षिणी अफ्रीका के अंदर है। दक्षिणी अफ्रीका के अंदर क्या है? आकावांगो द्रोणी। और लास्ट में क्या आ रहा है अपना? गुएना। गुएना कहाँ है भाई? गुएना है साउथ अमेरिका के अंदर। ठीक है, ये देखो दिख रहा है। एक सेकंड रुको, मैं आपको मैप पे प्रॉपर दिखाती हूँ। तो गुएना कहाँ है? साउथ अमेरिका के अंदर, ये गुएना रहा। क्लियर। ओके। बाकी मैप भी देखना है। ये इसके अंदर क्या दे रखा है अपना? ये ओकावांगो डेल्टा। ओकावांगो डेल्टा कहाँ पर है? देखो ये इसमें दे रखा है ना, साउथ अफ्रीका के अंदर। क्लियर। और एटलस का तो पता ही है भाई, ये तो है ही अपना उत्तर पश्चिमी अफ्रीका के अंदर। यहाँ पे दे रखा है क्या? हाँ, ये दे रखी ना, उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका के अंदर एटलस। क्लियर। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अलग अलग ऋतुओं में दिन समय और रात्रि के विस्तार में विभिन्नता किस कारण से होती है? भाई यहाँ पे ये नहीं पूछ रहा कि दिन रात क्यों बनते हैं, ये पूछ रहे हैं कि इनके टाइमिंग में डिफरेंस कैसे होता है। दिन बड़ा रात छोटी है, इस तरीके से रात बड़ी दिन छोटे, ऐसा क्यों होता है? तो देखो, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण ऐसा तो नहीं होता। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, इससे तो डे और नाइट बनते हैं। ठीक है। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर दीर्घवर्ती रीत से परिक्रमण? नहीं भाई, इससे तो ऋतुएं वगैरह बनती हैं। नेक्स्ट है स्थान की अक्षांशीय स्थिति? नहीं। पृथ्वी का नत अक्ष पर परिक्रमण, यानी ये जो पृथ्वी है वो अपनी 23.5 डिग्री अक्षांश से झुकी हुई है ना, 23.5 डिग्री झुकी हुई है ना अपने अक्ष पर। तो फिर वही है इसका रीज़न, इसमें डे और नाइट का लंबा छोटा बड़ा छोटा होने से। ओके, क्लियर। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, इसकी थ्योरी भी पढ़नी है ना भैया, आज तो पेन नहीं चल रहा। पृथ्वी का नत अक्ष पर परिक्रमण, यानी 23.5 डिग्री झुके रहने पर फिर उसके बाद परिक्रमण। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण रात दिन होते हैं, लेकिन पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इस झुकाव के कारण जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, तब सूर्य के झुकाव वाले क्षेत्र में सूर्य की तरफ आने वाले भाग में दिन बड़े और वहीं दूर वाले क्षेत्र में दिन छोटे हो जाएंगे। सही बात है भाई, ये 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जिस तरफ अपना सूर्य आता है उस तरफ क्या हो जाता है? दिन बड़ा हो जाता है, बाकी जगह क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है। किस तरफ भाई? पश्चिम की तरफ बहती है, जबकि अधिकांश अन्य प्रायद्वीपीय बड़ी नदियाँ पूर्व की ओर बहती हैं। हाँ भाई, ये बिल्कुल सही बात है, बाकी सब पूर्व की तरफ बहती हैं मोस्टली। तो यह एक रेखीय विभ्रंश घाटी में बहती है, ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं? सही देखना है ना। हाँ भाई, ये रिफ्ट वैली में बहती है, ये बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही थी, यानी ये ऑप्शन तो कट गया। केवल 1 और 3, मतलब दो आंसर में आएगा ही नहीं कि ये विंध्य और सतपुड़ा के बीच बहती है। भाई बात तो सही है, ये विंध्यन और सतपुड़ा के बीच में ही बहती है, लेकिन ये इसका रीज़न नहीं है कि ये पश्चिम की ओर बहती है। इसका रीज़न क्या हो? ये विंध्य और सतपुड़ा के बीच में बहना। भूमि का ढलान मध्य भारत से पश्चिम की ओर है, मध्य भारत से पश्चिम की ओर है। भूमि का ढलान किस तरफ है भाई? मध्य भारत से और पश्चिम की ओर। ऐसा तो कुछ नहीं है, सारा का सारा ढलान तो पूर्व की तरफ है। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत है, तो ओनली एक ऑप्शन सही है। क्लियर। पढ़ते हैं इसके बारे में। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक के पास मैकाल रेंज से निकलती है। नर्मदा एक रेखीय विभ्रंश घाटी में बहती है, अतः यह अन्य नदियों की तरह पूर्व की ओर ना बहकर पश्चिम की ओर बहती है।
पश्चिम की ओर बहने वाली अन्य नदियाँ कौन सी हैं? ताप्ती, साबरमती, माही, लूनी, शरावती, पेरियार, भारत पूजा, पुम्बा और मांडवी। पुम्बा को पंपा भी कहते हैं। ठीक है, ये सारी नदियाँ किस तरफ बहती हैं भाई? पश्चिम की तरफ। नर्मदा नदी विंध्य और सतपुड़ा के मध्य बहती है, लेकिन पश्चिम की ओर बहाव के कारण ये रिफ्ट वैली में बहती है। ठीक है, पश्चिम की बहती तो विंध्यन और सतपुड़ा के बीच में है, लेकिन पश्चिम की ओर बहाव का कारण क्या है भाई? ये रिफ्ट वैली है। ठीक है, स्टेटमेंट इसीलिए दो गलत है। स्टेटमेंट थर्ड, क्योंकि ढलान मध्य भारत से पश्चिम की ओर ना होकर किस तरफ है भाई? दक्षिण पूर्व की ओर है, प्रायद्वीपीय पठार का। ठीक है, क्लियर? आगे बात समझ में देख लो भाई, ये विंध्यन श्रेणी वगैरह है, सतपुड़ा है, इसके बीच में से ये बहती हुई आ रही है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, पृथ्वी ग्रह पर अधिकांश एलवण जल बर्फ छत्रक और हिमनद के रूप में रहता है। शेष एलवण जल का सबसे अधिक भाग कहाँ रहता है भाई? देखो भाई, पृथ्वी पर दो ही टाइप का वाटर है, एक तो सलाइन और एक एलवण यानी फ्रेश वाटर। ठीक है, तो सलाइन वाटर तो 97% है लगभग, वो सारा का सारा किस फॉर्म में मिलता है? समुद्रों वगैरह में मिलता है ना। लेकिन ये जो फ्रेश वाटर है, ये जल बर्फ छत्रक के रूप में, ग्लेशियर्स के रूप में मिलता है, हिमनद के रूप में भी मिलता है, और इसके अलावा किस फॉर्म में मिल सकता है? तो वायुमंडल में आर्द्रता व बादलों के रूप में पाया जाता है। नहीं भाई, पृथ्वी की बात कर रहा है ये। एलवण जल झीलों व नदियों में पाया जाता है, भूमिगत जल के रूप में मिलता है। शेष लवण सबसे अधिक भाग, सबसे अधिक पूछ रहे, सबसे अधिक मिलता तो इस जगह भी है, लेकिन सबसे अधिक तो भाई भूमिगत जल में जल के रूप में मिलता है, क्योंकि इसी से अपना काम चल रहा है वायु से, वो भी खत्म होते जा रहे हैं। इसका आंसर क्या आएगा? भूमिगत जल के रूप में। पृथ्वी पर उपस्थित कुल जल राशि का 97 भाग लवणयुक्त जल है, केवल 3% जल ही लवणीय जल है, जिनमें से लगभग 70% लवण जल बर्फ छत्रक ग्लेशियर के रूप में, भूमिगत जल के रूप में लगभग 30%, बाकी सतही जल नदी जल के रूप में मिलता है। ठीक है, तो फ्रेश वाटर कितना है भाई? 3% है ओनली, और सेलाइन वाटर कितना है अपना? 97%। अब 3% का भी अगर अपन देखें तो 68.7% तो आइस कैप्स और ग्लेशियर्स के फॉर्म में, 30% ग्राउंड वाटर, और अदर कितना? 0.9% अदर फॉर्म में मिलता है, लाइक नदियों के रूप में और झीलों के रूप में। तो नदियों के रूप में 2% मिलता है, झीलों के रूप में 87% मिलता है, स्वैम्प्स के फॉर्म में 11% मिलता है। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। विद्युत चुंबकीय विकिरण, भूतापीय ऊर्जा, गुरुत्व बल, प्लेट संचलन, पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का प्रकीर्णन, उपयुक्त में से कौन से पृथ्वी के पृष्ठ पर गतिक परिवर्तन लाने के लिए जिम्मेवार है? भाई, पृथ्वी के पृष्ठ पर गतिक परिवर्तन, ये तो सारे लग रहे हैं भाई, तो आंसर भी क्या है अपने? सारे के सारे हैं। पढ़ते हैं इसके बारे में। विद्युत चुंबकीय विकिरण रेडियो, माइक्रोवेव, अवरक्त, इंफ्रारेड, यूवी, पैराबिंगनी को सम्मिलित किए हुए हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे रेडिएशंस से तापमान में बदलाव करती हैं, जो चट्टानों के मेटामॉर्फिज्म को प्रभावित करता है। भूतापीय ऊर्जा आंतरिक प्लेटों के पिघलने तथा गर्म जल के झरनों में प्रस्फुटन का कारण बनती है। गुरुत्वीय बल पृथ्वी की सतह पर स्थित प्रत्येक वस्तु पर प्रभाव डालता है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण कोरियोलिस बल उत्पन्न होता है, जो वस्तुओं की गति, धाराओं की गति इत्यादि को प्रभावित करता है। कोरियोलिस बल उत्तरी गोलार्ध में दाईं तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं तरफ लगता है। ओके, नेक्स्ट, पृथ्वी का घूर्णन दिन और रात बनने का कारण है। पृथ्वी का परिभ्रमण ऋतुओं के निर्माण का कारण बनता है। पृथ्वी का नती अक्ष परिक्रमण दिन रात की लंबाई में अंतर का कारण बनता है। देखो, छोटे छोटे क्वेश्चन और आ गए भाई। पृथ्वी का घूर्णन तो दिन रात बनाता है, परिभ्रमण ऋतुओं का निर्माण करता है, और ये जो नती अक्ष पर परिक्रमण है, ये क्या करता है? दिन रात की लंबाई को डिसाइड करता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार के सर्वाधिक महत्वपूर्ण मत्स्य क्षेत्र उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ कोष्ण और शीत वायुमंडलीय धाराएं मिलती हैं। भाई, मत्स्य क्षेत्र सबसे ज़्यादा ऐसे एरिया में मिलता है जहाँ पे कोल्ड और हॉट वाटर दोनों आपस में मिलती हैं, मतलब धाराएं, करंट मिलती हैं। तो आंसर तो अपना ए आएगा। इसके बारे में थोड़ा सा अपन पढ़ लेते हैं, काफ़ी अच्छे से बता रखे हैं। हाँ, तो कोष्ण और शीत सागरीय धाराएं मिलती हैं, तो ही वहीं मत्स्य क्षेत्र ज़्यादा मिलता है। तो सागरीय क्षेत्रों में मछलियों की मात्रा उनको मिलने वाले भोजन और प्लैंकटन पर निर्भर करती है। वह स्थान जहाँ गर्म व ठंडी धाराएं मिलती हैं
वहाँ ऐसी अनुकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं जिससे पोषक तत्व सतह तक आ जाते हैं। उदाहरण न्यू फाउंडलैंड के ग्रैंड बैंक पर ठंडी लेब्राडोर धारा तथा गर्म गल्फ स्ट्रीम मिलकर मत्स्यन की अनुकूल परिस्थितियाँ पैदा करती हैं। जापान के तट पर कुरोशियो गर्म धारा व आयासियो ठंडी धारा ये आपस में मिलती हैं, ये भी मत्स्यन को वो करती हैं। देख लो भाई मैप के अंदर। तो भाई मैप में है ना, ब्लैक वाली तो वार्म करंट है और ब्लू वाली क्या है अपने पास, कोल्ड करंट है। तो यहाँ पे बात कर दिया ना, ये कुरोशिवा और ओया करंट, ये किस में, जापान में आ रही है ना, तो इसमें क्या है, ये क्या उत्पन्न करती हैं, ज़्यादा मत्स्य क्षेत्र को इफेक्ट करती हैं, मतलब बेनिफिशियल हैं। तो इसी तरीके से आप देख सकते हो पूरा, यहाँ पे लेब्राडोर मिल रही है, गल्फ स्ट्रीम मिल रही हैं, फिर यहाँ पे ये कैनरी करंट मिल रही हैं। अब इस तरीके से आप पूरा देख सकते हो, ब्राज़ील करंट मिल रही है, फ्रैंकलैंड, ये यहाँ पे फाल्कलैंड मिल रहा है ब्राज़ील करंट से, फिर हम्बन बोल्ट पेरू करंट मिल रही है यहाँ पर, ये इक्वेटोरियल काउंटर करंट से। तो इस तरीके से काफ़ी एरिया हैं ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विषुवतीय वनों की अद्वितीय विशेषता है? विषुवतीय वन यानी ये जो उष्णकटिबंधीय वन बोल सकते हैं, वही ऊंचे घने वृक्षों की विद्यमानता जिनकी कीट निरंतर वितान बनते हैं। बात तो सही है भाई, ऊंचे घने ही होते हैं। और बहुत सी जातियों का सहअस्तित्व, ये भी बात सही है। अधिपादपों की असंख्य किस्मों की विद्यमानता, ये भी सही है। तो तीनों के तीनों ऑप्शन सही हैं। पढ़ लेते हैं थोड़ा इसके बारे में। विषुवतीय वनों में उच्च तापमान तथा पर्याप्त वर्षा एक सघन वृक्षों की विद्यमानता को सुनिश्चित करती है। ये वन पर्ण समूह की एक मोटी छतरी के रूप में निरंतर फैले रहते हैं, जिनमें केवल वही जगह दिखाई देती है जहां उन्हें खेती के लिए साफ किया गया है या कोई नदी बहती है। ध्यान रहे, यहाँ के पौधे सूर्य के प्रकाश के लिए संघर्ष करते हैं, अतः यहाँ झाड़ियाँ सघन नहीं होती हैं। सूर्य का प्रकाश सतहों पर नहीं पहुँच पाता है। वहाँ बहुत सी प्रजातियाँ सहअस्तित्व में रहती हैं, जिनके कारण व्यावसायिक रूप से लकड़ियों का उपयोग दुष्कर कार्य, परिवहन भी महंगा, ठीक है। नेक्स्ट है एपीफाइट यानी अधिपादप, एक ऐसा पौधा होता है जो किसी अन्य पेड़ पर उसे नुकसान पहुंचाए बिना बढ़ता रहता है। विषुवतीय वर्षावन में ये प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ऐसे एपीफाइट का एग्जाम्पल बताओ भाई। आम पे आर्किड मिलता है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाद्वीपों के अंतःस्थलों पर का वार्षिक ताप परिसर तटीय क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक होता है, इसका कारण क्या है? अंतःस्थलों का तापमान, महाद्वीप है और उनकी क्या है, अंतःस्थलों का तापमान का अंतर ज़्यादा है बजाय यहाँ पर कोस्टल एरिया के बजाय, ठीक है भाई। देखते हैं क्यों है। स्टेटमेंट है, भूमि और जल के बीच तापीय अंतर, महाद्वीपों और महासागरों के बीच तुंगता में अंतर, अंतःस्थलों में तेजी से पवन की विद्यमानता, तटों की अपेक्षा अंतस्थ में होने वाली भारी वर्षा। तो भाई वर्षा तो कारण नहीं होगी, पवन भी नहीं है महाद्वीप और महासागरों, तुंगता में अंतर, यही हो सकता है भूमि और जल के बीच तापीय अंतर। क्योंकि जो कोस्टल एरिया होता है ना, वहाँ पर तो पानी होता है, तो इन जो नॉर्मल मध्य स्थल है वहाँ पर स्थल है पूरा, तो स्थल जल्दी से गर्म भी होता है, जल्दी से ठंडा भी होता है, बहुत ज़्यादा ठंडा भी होता है, बहुत ज़्यादा गर्म। लेकिन यहाँ पे वाटर की वजह से वो इतना टेम्परेचर डिफरेंस आता नहीं है। देखते हैं क्या आंसर है भाई। महाद्वीप महासागरों की तुलना में तेज़ी से गर्म और तेज़ी से ठंडे होते हैं, इसलिए महासागरों का तापांतर महाद्वीपों की तुलना में कम होता है। इसलिए तटीय क्षेत्र महासागरीय समुद्रवर्ती प्रभाव के कारण कम तापांतर दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए भारत के तटीय क्षेत्र, जल की विशिष्ट ताप क्षमता भूमि की तुलना में अधिक होती है। यूपीएससी 2023 में भी इससे संबंधित क्वेश्चन आया हुआ है। तुंगता यानी एल्टीट्यूड का वार्षिक तापांतर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि ऊंचाई वाले क्षेत्रों का तापमान कम ज़्यादा ऊंचाई के साथ होता है। सामान्यतः वार्षिक वर्षा आंतरिक क्षेत्रों में कम होती है, तटीय क्षेत्रों में अधिक वर्षा होती है। आंतरिक क्षेत्रों में बहने वाली पवनें क्षेत्रीय प्रकृति की यानी चिनूक, फॉन इत्यादि होती हैं, ये तापांतर के कम ज़्यादा होने का कारण नहीं होती हैं। चिनूक वगैरह इनके बारे में आया हुआ है भाई क्वेश्चन, आगे पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कोयले का अभिलक्षण है? तो कोयले का अभिलक्षण भाई उच्च भस्म अंश, हाँ ये तो है भाई।
निम्न सल्फर अंश ये भी है। निम्न भस्म संगलन तापमान, ये मुझे नहीं पता, तो ए और बी इसका आंसर है। वैसे पढ़ते हैं अपन। तो ये सारे के सारे एरिया हैं जहाँ जहाँ जो जो अपना खनिज मिल रहा है, मैग्नीज, बॉक्साइट, ऑयल फील्ड, लेड, जो भी है देख लेना इनको रोक के आराम से। क्लियर। भारत में कोयला प्रायद्वीपीय भारत के गोंडवाना लैंड में कितना मिलता है? 98% तक मिलता है प्रायद्वीपीय भारत के गोंडवाना लैंड में। ठीक है। संरचनाओं और उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, यानी उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के टर्शियरी में 2% संरचनाओं में उपलब्ध है। भारतीय कोयले में राख की मात्रा उच्च होती है लेकिन सल्फर की मात्रा निम्न होती है। यही तो क्वेश्चन में था। भारत के पास पर्याप्त कोयला भंडार है लेकिन भारत के अच्छी गुणवत्ता वाली कुकिंग कोयले का अभाव है जिसका उपयोग स्टील बनाने व संबद्ध उद्योगों में किया जाता है। अतः भारत कोयले का आयात करता है। अच्छी गुणवत्ता वाले कोयले का क्या करता है? आयात। और वो कहाँ कहाँ से करता है भाई? वो करता है अपने इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका तथा ऑस्ट्रेलिया से। नीचे वाले सारे देश आ गए, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से। भस्म संगलन तापमान से तात्पर्य वह तापमान सीमा जिस पर उपकरण में ताप अवशोषक सतह पर राख भस्म जमाव बनता है। यह उपकरण की बनावट या डिजाइन को प्रभावित करता है क्योंकि राख की जमाव प्रक्रिया दक्षता को कम करते हैं। भारतीय कोयले का उच्च संगलन तापमान है, अतः थर्ड स्टेटमेंट क्या है? गलत है, क्योंकि उसमें निम्न संगलन तापमान बोल रखा है ना। नेक्स्ट है, भारत की लेटेराइट मिट्टियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? भाई लेटेराइट मिट्टियाँ तो पर्वतीय क्षेत्रों में मिलती हैं। ये साधारणतः लाल रंग की होती हैं, ऑब्वियसली। वे नाइट्रोजन और पोटास से समृद्ध होती हैं। भाई पोटास तो समृद्ध है बट नाइट्रोजन भी मिलता है, लेकिन समृद्ध मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा तो नहीं है। इनका राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अच्छा विकास हुआ है। राजस्थान और उत्तर प्रदेश, इसमें पहाड़ियाँ हैं इतनी। इन मिट्टियों में टैपियाका और काजू की अच्छी उपज होती है। हाँ भाई इसमें होती है। तो ये 2 ऑप्शन होने चाहिए, 1 और 4। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर देखते हैं। भारत में लेटेराइट मिट्टी कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, असम, उड़ीसा इत्यादि राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। तो भाई ये देख लो, ये मैप के अंदर पूरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल्स दे रखा है। इसमें अपन को कौन सी देखनी है भाई? लेटेराइट सॉइल। तो लेटेराइट सॉइल ये रही। ठीक है, ये रही। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, लेटेराइट मिट्टी का निर्माण मानसून जलवायु की विशिष्ट परिस्थिति में होता है। इसके लिए अधिक वर्षा व अधिक तापमान की दशाएं उपयुक्त होती हैं। लेटेराइट मिट्टी में आयरन ऑक्साइड और पोटास की मात्रा प्रचुर होती है। भाई पोटास की तो मात्रा प्रचुर बताई, कहीं नाइट्रोजन की बताई नहीं। आयरन के कारण मिट्टी का रंग लाल होता है, वो तो अपना ब्लड का रंग भी आयरन के कारण ही होता है। लेकिन इनमें कार्बनिक पदार्थ नाइट्रोजन, फॉस्फेट और कैल्शियम की कमी होती है। इनकी क्या रहती है? कमी। मिलते तो हैं लेकिन कमी होती है। देश के कुल क्षेत्र का लगभग 3.7% है। ये विशिष्ट परिस्थितियों या सूखने पर ईंट की तरह कठोर हो जाती हैं। फसलें लेटेराइट मिट्टी वाले क्षेत्रों में काजू, कॉफ़ी, नारियल, चावल, रागी आदि फसलों को उगाया जाता है। लेटेराइट मिट्टी का प्रकृति क्या है भाई? अम्लीय है। ओके, तो ये पूरा था लेटेराइट मृदा के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्राकृतिक गैस गोंडवाना संयंत्रों में पाई जाती है। गोंडवाना में तो कोयले मिलते हैं, प्राकृतिक गैस कैसे मिलेगी? अभ्रक प्रचुर मात्रा में कोडरमा में पाया जाता है, ये मुझे नहीं पता। धारवाड़ खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। धारवाड़ तो MP में है ना, पता नहीं भाई, देखते हैं। तो स्टेटमेंट 2 सही बता रखा है इसमें। भारत में प्राकृतिक गैस कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, बॉम्बे हाई, राजस्थान के बाड़मेर, कृष्णा गोदावरी बेसिन इत्यादि में लगभग उन्हीं भूगर्भिक संरचनाओं में पाई जाती है जहाँ पर पेट्रोलियम पाया जाता है। भारत में गोंडवाना संयंत्रों में कोयला पाया जाता है, ना कि प्राकृतिक गैस। अतः फर्स्ट स्टेटमेंट तो क्या है? गलत है। भारत में अभ्रक का उत्पादन मुख्यतः आंध्र प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड में होता है। आंध्र प्रदेश का नल्लोर जिला याद रखना, झारखंड का कोडरमा अभ्रक के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। झारखंड के हजारीबाग, कोडरमा में रूबो अभ्रक या रूबी लाल जो उच्च गुणवत्ता वाला होता है वो पाया जाता है। भारत अभ्रक का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। अभ्रक एक अच्छा इंसुलेटर है। इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, टूथपेस्ट,
सौंदर्य प्रसाधन इत्यादि में किया जाता है। विद्युत रोधी सामान, क्योंकि ये क्या हो रहता है, कुचालक होता है। ठीक है, ये अभ्रक के बारे में हो गया। अब बचा धारवाड़ चट्टानों के बारे में। धारवाड़ चट्टानें भारत की प्राचीनतम रूपांतरित चट्टानें हैं। ये चट्टानें सोना, लोहा, मैग्नीज जैसे भंडारों से परिपूर्ण हैं। धारवाड़ चट्टानें नाम कर्नाटक के धारवाड़ जिले के नाम पर पड़ा है। अरावली तमिलनाडु, छोटा नागपुर पठार मेघालय, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश क्षेत्र के में पाई जाती हैं। अतः स्टेटमेंट 3 क्या है, गलत है। ठीक है, ये मोस्टली ये सारे के सारे सोर्स कहाँ से लिए गए हैं, एनसीईआरटी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। कपास, मूंगफली, धान और गेहूं, इनमें से किसकी बतानी भाई। खरीफ की फसलें क्या हैं, खरीफ जिसमें बाजरा, कपास, मूंगफली और धान। गेहूं तो नहीं है, तो 4 को हटाओ, ये गया, ये गया। भाई कपास तो है, तो आंसर अपना ये आएगा। ओके, तो भारत में मुख्यतः 3 क्रॉपिंग सीजन हैं, खरीफ, रबी और जायद। खरीफ की बुआई तो जून जुलाई में, कटाई अक्टूबर में की जाती है। फसलें बाजरा, ज्वार, मक्का, चावल, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, सोयाबीन ये हैं। और रबी की बुआई अक्टूबर दिसंबर में करी जाती है, कटाई अप्रैल से जून तक करी जाती है। फसलें कौन सी हैं, गेहूँ, जौ, मटर, चना, सरसों आदि। जायद की फसलें जिनकी बुआई मार्च में करी जाती है, कटाई जुलाई में करी जाती है। मौसमी फल, सब्जियां, चारा इत्यादि वो सब क्या है, अपने जायद की फसलें हैं। तो ये कॉमन सेंस से सॉल्व होने वाला क्वेश्चन था। प्रथम कपास फसल खरीफ फसल, यह सही है, क्योंकि आपने कितनी बार सुना होगा कि दक्षिण पश्चिमी मानसून के असफल होने से कपास किसान कितने परेशान हो जाते हैं। और दक्षिण पश्चिम मानसून के समय कौन सी फसल होती है, खरीफ फसल। अतः इससे आपके 2 ऑप्शन बी और डी एलिमिनेट हो जाने हैं। अतः 4th फसल, गेहूं की फसल के बारे में सब जानते हैं, सर्दियों में होती है, रबी का सीजन होता है, तो इसे बेटा देते हैं और आंसर अपना निकाल लेते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु चरम है, वर्षा कम है, लोग चलवासी पशुचारक हुआ करते थे। उपयुक्त कथन निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसके लिए अच्छा वर्णन है। मतलब जलवायु चरम है, वर्षा कम है और पशुचारक भी हैं। तो भाई देखते हैं कौन सा एरिया है। तो ये एरिया है भाई मध्य एशियाई स्टेपीज। ठीक है, मध्य एशियाई स्टेप पढ़ते हैं इसके बारे में। स्टेपी काला सागर के पूर्वी तट से अल्टाई पर्वत तक फैला हुआ है। ये भी याद रखना, स्टेपी कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, काला सागर के पूर्वी तट से अल्टाई पर्वत तक। यहाँ की जलवायु चरम और ग्रीष्मकाल गर्म, सर्दियाँ ठंडी होती हैं, मतलब तीनों ही बढ़िया। यहाँ औसत वर्षा कितनी, 45 सेंटीमीटर तक होती है। इन क्षेत्रों में लंबी, ताज़ा, पौष्टिक घास मिलती है। क्षेत्र कृषि योग्य खेती के लिए कम उपयुक्त हैं तथा पशुपालन के लिए अधिक उपयुक्त। मतलब चारा हो जाता है तो कृषि तो हो नहीं पाएगी, तो पशुपालन ही कर लिया जाए। तो स्टेप पी में क्या किया जाता है, वही पशुपालन। वहीं अफ्रीकी सवाना में औसत वर्षा कितनी है, 80 से 160 सेंटीमीटर, यानी काफ़ी है। यहाँ औसत वार्षिक तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। इन क्षेत्रों में घास वर्षा के मौसम में हरी भरी रहती है, लेकिन सूखे में नष्ट हो जाती है। यहाँ पर्णपाती पेड़ पाए जाते हैं। सवाना क्षेत्र में कृषि अलग, क्षेत्र में अलग, जैसे कपास, कॉफ़ी, चाय ये सब होता है। प्रेरी, ये उत्तरी अमेरिका में शीतोष्ण के घास के मैदान हैं। प्रेरी महाद्वीप के मध्य स्थित होने के कारण यहाँ महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ठीक है, और इसमें गर्मियों में टेम्परेचर कितना रहता है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड, और सर्दी में -20 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रेरी में 50 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा वाले क्षेत्रों में मक्का, सोयाबीन, कपास इत्यादि उगाए जाते हैं, जबकि इससे कम वाले क्षेत्रों में पशुपालन या काउबॉय किया जाता है। ठीक है, साइबेरियाई टुंड्रा प्रदेशों में शीत यानी ठंड अधिक, तापमान कम रहता है। यहाँ चलवासी पशुपालक चारागाह नहीं बल्कि शिकार पर ही आधारित जीवन यापन करते हैं। तो ये पूरे के पूरे अपने देख लिया आपने, सारे के सारे ग्रासलैंड टाइप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तड़ित झंझा के दौरान आकाश में तड़ित किसके द्वारा उत्पन्न होती है, मतलब बिजली कैसे उत्पन्न होती है। तो आकाश में कपाशी वर्षी मेघों के मिलने से, तड़ित से जो वर्षा मेघों को पृथक करती है हवा व जल कणों के ऊपर की ओर तीव्र चलन से। तो इसमें कोई भी चीज़ बिजली को उत्पन्न करने का कारण नहीं है, पढ़ते हैं, ये थोड़ा साइंटिफिक है। ठीक है, तड़ित झंझा के बादलों में विद्युत आवेश उत्पन्न होता है। इन बादलों की निचली सतह ऋणावेशित होती है। ये बादल, इसमें निचली सतह ऋणावेशित तो ऊपरी सतह
धनावेशित, और ऊपरी सतह क्या है, धनावेशित, जिससे भूमि पर धनावेश उत्पन्न होता है और भूमि पर क्या जनरेट हुआ, पॉजिटिव आवेश। धन और ऋण एक दूसरे को चुंबक की तरह अपनी ओर आकर्षित करते हैं, किंतु वायु की एक अच्छा संवाहक न होने के कारण विद्युत आवेश में बाधाएं आती हैं, अतः बादल की ऋणावेशित निचली सतह को छूने का प्रयास करती है। अब ये ऋणावेशित सतह निचली सतह को छूने का प्रयास करती है, और जैसे ही छूने की कोशिश करेंगे आके पड़ेगी बिजली, धड़ाम पड़ते हैं, तो भूमि पर बिजली गिर जाती है। पृथ्वी विद्युत की सुचालक है। यह बादलों की मध्य परत की तुलना में अपेक्षाकृत धनात्मक रूप से चार्ज होती है। परिणाम स्वरूप बिजली का अनुमानित 20 से 25% प्रवाह पृथ्वी की ओर निर्देशित होता है। यह विद्युत प्रवाह जीवन और संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। जनजाति और राज्य। भाई लिम्बू जनजाति सिक्किम में, कार्बी हिमाचल प्रदेश में, डोंगरिया कौंद ओडिशा में, बोंडा ये है तमिलनाडु में। तो भाई ये आपने थोड़ी सी जनजातियाँ याद करके जाना, इनको तो अपन देख लेते हैं। देखो लिम्बू और तमांग ये सिक्किम की प्रमुख जनजातियाँ हैं। कार्बी आंगलांग स्वायत्त परिषद असम में स्थित है। यहाँ कार्बी, बोडो, कुकी, डिमासा, रेंगमा आदि जनजातियाँ पाई जाती हैं। डोंगरिया कौंद बोंडा ओडिशा की पीवीटी समूह में शामिल 13 जनजातियों में शामिल हैं। अन्य बिरहोर, दिदाई, जुआंग, लोढ़ा, पहाड़ी, खारिया ये सब होते हैं। यूपीएससी ने 2019 में पीवीटी समूह पर प्रश्न पूछा था। भारत में कुल 75 जनजातियों को पीवीटी ग्रुप में शामिल किया गया है। तो वही ये जनजातियों को याद रखना। और ये पेपर हुआ अपना कंप्लीट 2013 का। ऐसा ही कल करेंगे अपन 2014 का। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।